So today we are going to cover the liquidity risk management second video for the questions and ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क जो है वो अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पार्ट की वीडियो को जरूर गो थ्रू कर लेना अगर गो थ्रू नहीं किया है एंड वॉच दिस वीडियो टिल एंड बिकॉज मैं आपको देने वाला हूँ सीआईबी अर्ली बर्ड पैक एक बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर अगर आप इस वीडियो के व्यूअर बनते हैं। सो चलिए आज का सेशन करते हैं स्टार्ट एंड इट्स रिलेटेड टू द क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 इट सेज इन असेसिंग इट्स लिक्विडिटी a bank's analyst uses the flow approach. What is the primary advantage and focus of this measurement technique compared to the stock approach? तो अगर हमने डिफरेंस समझना है तो अगर हमने बेसिक प्राइमरी एडवांटेज समझना है तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि डिफरेंस क्या है दोनों चीजों के बीच में, तभी समझ पाएंगे ना कि एक्चुअल में क्या क्या चीज स्टोक अप्रोच क्या है, फ्लो अप्रोच क्या होती है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक एट द फ्लो अप्रोच। सबसे पहले फ्लो अप्रोच के बारे में बात करते हैं। जो फ्लो अप्रोच होती है इसको कैश फ्लो एनालिसिस भी कहा जाता है, यानी कि जो कोई भी इनफ्लोज हैं, जो कोई भी आउटफ्लोज हैं, हमारा फोकस उसके ऊपर रहता है। यानी कि गिवन फ्यूचर पीरियड के ऊपर जो इनफ्लोज होंगे आउटफ्लोज होंगे कैसे होंगे उसके ऊपर हमारा ध्यान रहता है। एंड फर्दर हम बेसिकली मेजर करते हैं लिक्विडिटी एज एन एबिलिटी कि हम क्या अपनी ऑब्लिगेशंस को मीटअप कर पा रहे हैं, जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज आ रहे हैं उनको मीटअप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। एंड ये कॉमनली जो अप्रोच होती है ना, दिस इज अप्लाइड टू व्हाट, दिस इज अप्लाइड इन लिक्विडिटी गैप एनालिसिस। इसको लिक्विडिटी गैप एनालिसिस में अप्लाई किया जाता है एंड फर्दर मैच्योरिटी लैडर अप्रोचेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैच्योरिटी लैडर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, राइट। एंड फर्दर दिस इज टाइम बाउंड, लाइक अगर आप लिक्विडिटी देखते हो ओवर द डिफरेंट टाइम बकेट्स, ओवरनाइट में 1 to 7 डेज में, 8 to 14 डेज में, या फिर 15 to 30 डेज में। एंड आप प्रोजेक्शंस का सिनेरियोज का इस्तेमाल करते हो फ्यूचर चेंजेस को गो थ्रू करने के लिए, राइट। यू डू लुक इनटू द कि आपके फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको गो थ्रू करते हो। सो टूल्स क्या है इसमें, मैच्योरिटी लैडर है, यानी कि मैच्योरिंग एसेट्स को मैच्योरिंग लाइबिलिटीज के साथ कंपेयर करते हो विद इन द पर्टिकुलर टाइम बैंड। गैप स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते हो, यू लुक एट द पॉजिटिव गैप्स या फिर नेगेटिव गैप्स जो होते हैं उनकी तरफ ध्यान देते हो। एंड आल्सो यू लुक एट द एलसीआर, दैट इज लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, ठीक है, उसके ऊपर ध्यान देते हो। जैसे कि मान लो कि नेक्स्ट 7 डेज में जो आपके एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज है वो 1200 करोड़ के हैं और एक्सपेक्टेड आउटफ्लो जो है वो 1100 करोड़ के हैं। तो आपके पास जो नेट फ्लो हुआ वो सरप्लस हो गया, सरप्लस लिक्विडिटी होगी आपके पास 7 डेज बकेट में 200 करोड़ की सरप्लस होगी, राइट। दैट इज इट। दूसरी जो अप्रोच है यहां पर, दैट इज अ स्टॉक अप्रोच। ये होती है स्टॉक अप्रोच। अब स्टॉक अप्रोच क्या होती है, दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू बैलेंस शीट रेशियोज, राइट। यानी कि आप फोकस करते हो स्टॉक ऑफ लिक्विड एसेट्स के ऊपर जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है बैलेंस शीट के ऊपर इन अ गिवन पर्टिकुलर टाइम, राइट। सो आप बैलेंस शीट में जो लिक्विड स्टॉक्स अवेलेबल हैं हम उनकी तरफ ध्यान देते हैं, राइट। आप लिक्विडिटी को मेजर करते हो कि आप अपनी ऑब्लिगेशंस को राइट नाउ मीटअप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। आप बेसिकली फ्यूचर इनफ्लोज के ऊपर रिलाई नहीं करते हो। स्टॉक का मतलब यह है कि जो अंदर पड़ा है पैसा, तो जो बैलेंस शीट में चीज पड़ी है मैं उसके ऊपर रिलाई कर रहा हूं। आई एम लुकिंग इनटू इट कि जो चीज मेरे पास है क्या मैं उसके ऊपर रिलाई कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं, फ्यूचर इनफ्लोज को मैं नहीं देखता हूं, राइट। तो ये एक स्नैपशॉट है किसी पर्टिकुलर डेट के ऊपर, ये स्टैटिक होता है एंड ये बैलेंस शीट बेस्ड होता है। वी डू यूज द रेशियोज कंपेयर करने के लिए लिक्विड एसेट्स को वेरियस जो लाइबिलिटी मेजर्स होती है उनके साथ कंपेयर करने के लिए। एंड फोकस होता है हमारा इमीडिएट सॉल्वेंसी के ऊपर, कुशन के ऊपर रिलेटेड टू एचक्यूएलएस, राइट। सो दैट इज इट। एंड अलग अलग रेशियोज होती हैं, लाइक वी आर हैविंग द लिक्विड एसेट्स टू टोटल एसेट्स, लिक्विड एसेट्स टू डिमांड लाइबिलिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू टोटल एसेट्स, अलग अलग रेशियोज इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। सो इफ वी लुक एट द फ्लो अप्रोच, तो फ्लो अप्रोच जो होती है वो डायनेमिक होती है, दैट इज डायनेमिक बिकॉज आप फ्यूचर के जो इनफ्लोज होते हैं उनको भी देखते हो। लेकिन स्टॉक अप्रोच होती है वो एक आपके पास स्टैटिक अप्रोच होती है, दैट्स अ स्टैटिक अप्रोच, राइट। एंड इन केस ऑफ फ्लो अप्रोच हमारा फोकस रहता है फंडिंग गैप्स के ऊपर एंड फर्दर इन स्टॉक अप्रोच हमारा इमीडिएट लिक्विडिटी कुशन के ऊपर ध्यान रहता है। अगर हम टाइम होराइजंस की बात करें तो हम फ्यूचर टाइम बकेट को गो थ्रू करते हैं इन केस ऑफ फ्लो अप्रोच, और स्टॉक अप्रोच में हम पॉइंटिंग टाइम के ऊपर बात करते हैं, ठीक है जी। दैट इज द मेन थिंग रिलेटेड टू इट। अभी क्वेश्चन पर वापस आते हैं।
कि हमने बताना था व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज, हमने बताना था व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज एंड फोकस ऑफ दिस मेजरमेंट टेक्निक कंपेयर्ड टू द स्टॉक अप्रोच, राइट? सो ऑप्शन 8 says it uses historical balance sheet ratios to provide an indicator of past liquidity actions and compare against the benchmark, एंड उसे बेंचमार्क के अगेंस्ट हम कंपेयर करते हैं। सो ये जो एक्चुअल में ऑप्शन ए है, दिस इज डिस्क्राइबिंग द स्टॉक अप्रोच, राइट? ये स्टॉक अप्रोच को डिस्क्राइब कर रही है बट नॉट रिलेटेड टू द फ्लो अप्रोच, क्योंकि फ्लो अप्रोच के केस में तो आप फर्दर आगे वाली चीजों को गो थ्रू करते हो, फोरकास्ट करते हो डिफरेंट टाइम होराइजन के ऊपर, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी सेज इट फोरकास्ट liquidity at different future points in time using a maturity ladder to identify potential cash flow mismatches. So absolutely correct. आप फोरकास्ट करते हो लिक्विडिटी को डिफरेंट टाइम होराइजन के ऊपर एंड फर्दर, एंड आप उसको यूज करते हो, मैच्योरिटी लैडर का इस्तेमाल करते हो, टाइम बकेट्स का इस्तेमाल करते हो, सो डेट आप कैश फ्लो मिस मैचेस को फाइंड आउट कर पाओ। सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर, राइट? ऑप्शन सी इट सेज measuring core deposits to total assets is specific calculation within the stock approach and not the essence of the flow approach, राइट? अगर आप बात करते हो रिलेटेड टू की थर्ड ऑप्शन की बात करते हो कि एक्सक्लूसिवली मेजर करता है लेवल ऑफ कोर डिपॉजिट्स रिलेटेड टू द टोटल एसेट्स टू डिटरमिन द फंडिंग स्टेबिलिटी, तो जो कोर डिपॉजिट्स टू टोटल एसेट्स होते हैं वो स्पेसिफिक कैलकुलेशन किस में होती है? स्टॉक अप्रोच में होती है, बट नॉट रिलेटेड टू फ्लो अप्रोच। फ्लो अप्रोच से रिलेटेड नहीं है, तो ये स्टॉक अप्रोच से रिलेटेड है। ऑप्शन डी, इट प्रोवाइड्स अ सिंगल स्टैटिक रेशियो दैट समराइजेस द ओवरऑल सॉल्वेंसी ऑफ द पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। फ्लो अप्रोच जो होती है वो कैश फ्लो डायनेमिक्स के बारे में होती है, सिंगल सोल्वेंसी रेशियो के बारे में नहीं है। सो ऑप्शन डी इज आल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, फॉर द ओवरसीज ऑपरेशंस ऑफ द इंडियन बैंक्स मैच्योरिटी मिसमैच लिमिट्स आर एस्टैब्लिश्ड टू कंट्रोल द लिक्विडिटी रिस्क, which of the following limits is correctly stated as per the guidelines? तो कौन सी लिमिट जो है वो करेक्टली यहां पर बताई गई हैं? that we need to answer, that we need to answer here, right? So option 8 says long term resources should not fall below 80% of the long term assets. जो लिमिट है लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज की अगेंस्ट लॉन्ग टर्म एसेट्स वो 80% की नहीं है, दैट इज फॉर 70%। जो लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज की लिमिट है अगेंस्ट द पर्टिकुलर जो एसेट्स है वो आपकी 70% की, नॉट 80%। ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी इट सेज शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज शुड नॉट फॉल बिलो 70%। जो गाइडलाइंस हैं वो कोई स्पेसिफिक आपके पास लिमिट प्रोवाइड नहीं करती हैं शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज वर्सेस द शॉर्ट टर्म लिमिट एसेट्स इन दिस पर्टिकुलर मैनर। सो ऑप्शन बी इज आल्सो नॉट करेक्ट, ऑप्शन बी भी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन सी इट सेज लॉन्ग एंड मीडियम टर्म रिसोर्सेज टुगेदर should not fall below 80% of the long and medium term assets, which is absolutely correct कि long term and medium term जो resources हैं वो इकट्ठे आपके 80% ऑफ द लॉन्ग एंड मीडियम टर्म एसेट से कम नहीं होना चाहिए। So option C is absolutely correct. Option C is absolutely correct. Option D it says long and medium term resources together should not fall below 70% of the total assets. ठीक है, देखो 80% जो होती है लिमिट अप्लाई होती है स्पेसिफिकली अगर आपने मैच करना है लॉन्ग एंड मीडियम टर्म एसेट्स को एंड नॉट रिलेटेड टू द टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स रिलेटेड नहीं होता है, मीडियम से रिलेटेड होता है। तो ऑप्शन सी तो करेक्ट है, ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट, राइट? सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, the risk management committee of the bank plays a vital role in governance hierarchy. तो governance hierarchy में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। what is the primary responsibility with respect to the liquidity risk? liquidity risk को लेकर के प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? that we need to tell, that we need to answer here to implement the liquidity risk management strategy and ensure adherence to board set limit, राइट? दैट इज पर्टिकुलरली रॉन्ग। देखो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंप्लीमेंट करना लिक्विडिटी रिस्क स्ट्रेटेजी को एंड फर्दर इंश्योर करना अधेरेंस को बोर्ड सेट लिमिट्स रिलेटेड, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू एल्को, एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड नॉट रिलेटेड टू व्हाट? हमने बताना था रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के बारे में। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी टू प्रिपेयर डिटेल्ड फोरकास्ट एंड सिमुलेशंस फॉर रिव्यू बाय द एल्को। ऑप्शन बी, ये जो फोरकास्ट को प्रिपेयर करने का काम होता है, सिमुलेशन करने का काम होता है, ये एएलएम सपोर्ट ग्रुप का काम है। दिस इज रिलेटेड टू द एएलएम सपोर्ट ग्रुप।
ये ALM सपोर्ट ग्रुप से रिलेटेड काम काज है। एंड ऑप्शन सी इट सेज टू इवेल्युएट द ओवरऑल रिस्क फेस्ड बाय द बैंक इंक्लूडिंग लिक्विडिटी रिस्क एंड टू रिपोर्ट इट्स फाइंडिंग टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देखो, जो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है वो इवेल्युएट करती है, डेफिनेटली सभी रिस्क को इवेल्युएट करती है जो भी बैंक की तरफ फेस किए जा रहे हैं, चाहे जिसमें लिक्विडिटी रिस्क भी शामिल रहेगा, एंड फर्दर उसको रिपोर्ट करती है बोर्ड को, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये जो ऑप्शन सी है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर हम यहाँ पर बताना चाहते हैं रिलेटेड टू कि रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का क्या रोल रहता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Option D it says to assume overall responsibility for the management of liquidity risk and decides the bank strategy and policy। ये board of directors का काम है। This is related to board of directors। ठीक है, ये RMC का काम है, तो ऑप्शन सी तो यहाँ पर करेक्ट है, बट ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज a bank's risk officer a bank's risk officer calculates the ratio core deposits, loans plus SLR plus CRR plus fixed assets and find it to be 170%। and ये जो रेशियो आ रही है 170% की है, राइट, and which is above the industry average of 150%। what does this high ratio specifically indicate about the bank's balance sheet structure? ये जो रेशियो है ये बैंक के बैलेंस शीट स्ट्रक्चर के बारे में किस चीज के बारे में इंडिकेट करती है? व्हाट डज दिस इंडिकेट रिलेटेड टू इट? दैट वी नीड टू टेल। द बैंक हैज अ हाई लेवल ऑफ लिक्विड एसेट्स रेडीली अवेलेबल टू मीट इट्स ऑब्लिगेशन। इज इट सो? देखो, ये ऑपोजिट है, ये ऑपोजिट है। न्यूमिनेटर में आपके पास लीस्ट लिक्विड एसेट्स है। वी आर हैविंग द लीस्ट लिक्विड एसेट्स इन द न्यूमिनेटर, राइट। यानी कि आपके पास जो न्यूमिनेटर है वो टोटली इलिक्विडिटी के बारे में बता रहा है, राइट। एंड फर्दर इफ वी टॉक अबाउट ऑप्शन बी, द बैंक्स मोस्ट illiquid assets are heavily financed by its most stable deposits base, signaling a significant degree of embedded illiquidity। तो ये जो रेशियो मेजर कर रही है ये बेसिकली जो न्यूमिनेटर है आपके पास वो इलिक्विड एसेट्स हैं, एंड जो फाइनेंसिस हैं जो डिनोमिनेटर में आपके पास हैं जो स्टेबल कोर डिपॉजिट्स हैं, दोज आर व्हाट, दोज आर योर, दैट इज योर डिनोमिनेटर, एंड वो आपके कोर डिपॉजिट्स हैं, राइट। वो आपके पास कोर डिपॉजिट्स हैं विच आर वेरी मच स्टेबल। यहां पर क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं रेक्टिफाई करता हूं बिकॉज दिस इज समथिंग कोर डिपॉजिट टू इट्स लोन रेशियो, राइट। तो इट्स बेसिकली समथिंग लाइक loans plus SLR plus CRR FA divided by the core deposits, divided by the core deposits। अब इस केस में अगर देखो ध्यान से तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द न्यूमरेटर पार्ट, न्यूमरेटर पार्ट जो कि आपके पास पर्टिकुलरली यहां पर है लोन्स SLR समथिंग, दिस इज वेरी मच लीस्ट लिक्विड, ये लीस्ट लिक्विड थिंग है, दिस इज लीस्ट लिक्विड। एंड इफ आई लुक एट द core deposits, this is liquid part, this is most liquid part over there। and ये positive ratio है, this is a positive ratio, right। 170% है। अब 170% का मतलब क्या है कि आपके पास हायर है, यानी कि न्यूमरेटर इज हायर देन द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इसका मतलब ये रहता है कि न्यूमरेटर लीस्ट लिक्विड है एंड हाई रेशियो है, तो सिग्निफाई करता है कि आपके पास इलिक्विडिटी रहेगी embedded in the balance sheet। so accordingly if we look at option B is the correct answer। that was why basically there was issue related to option A, right। option A, तो when I basically cross check the question, cross check तो ये रेशियो जो थी that is loans plus SLR plus CRR plus fixed assets divided by the core deposits, right। so option B is the correct answer। now question number 17, according to the BCBS fundamental principles, a bank must establish robust framework to withstand stress events। what is the corresponding and equally important role of the banking supervision in this context? to provide direct liquidity assistance to bank facing a shortfall regardless of its framework's adequacy। तो सेंट्रल बैंक जो है असिस्टेंस जो होती है वो लास्ट रिजोर्ट होती है एंड वो कंडीशंस उसके ऊपर लगती हैं, कोई ऑटोमेटिक एंटाइटलमेंट नहीं होती है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, दैट इज नॉट द केस, फिर ऐसे तो कोई मेंटेन करेगा ही नहीं। सो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी, टू डिक्टेट द स्पेसिफिक कंपोजिशन ऑफ ईच बैंक्स हाई लिक्विडिटी एसेट्स पोर्टफोलियो। सी, सुपरवाइजर्स जो होते हैं वो रूल सेट करते हैं रिलेटेड टू द कि क्या चीज HQLA के लिए क्वालिफाई करेगी, लेकिन वो डिक्टेट नहीं करते स्पेसिफिक पोर्टफोलियो कंपोजिशन कि हर एक इंडिविजुअल बैंक के कंपोजिशन में क्या क्या होना चाहिए, ये चीज वो नहीं बताते हैं। सो ऑप्शन बी इज आल्सो नॉट करेक्ट। ऑप्शन सी इट सेज टू assess the adequacy of the bank's framework and liquidity position,
and to take prompt action if either is deficient. So definitely प्रिंसिपल वन जो है वो एक्सप्लिसिटली इसी चीज के बारे में बताता है कि बैंक जो है वो फ्रेमवर्क को स्टैब्लिश करेगा एंड सुपरवाइजर जो है वो असेस करेगा कि एडिक्वेसी है इस फ्रेमवर्क से रिलेटेड बैंक की लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट को लेकर के एंड इट्स लिक्विडिटी पोजीशन को लेकर के क्या एडिक्वेसी है एंड फर्दर अगर कोई डेफिशिएंसी है तो उसके केस में प्रॉम्प्ट एक्शन भी लिया जाएगा, राइट? सो दैट इज द केस जो कि प्रिंसिपल वन में भी बताया गया. लेट मी राइट P1 ओवर हियर. सो ऑप्शन जो सी है दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. ऑप्शन डी कह रहा है टू कंडक्ट द एनुअल रिव्यू ऑफ द कंटीजेंसी फंडिंग प्लान ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. देखो रिव्यूइंग एंड अप्रूविंग जो होता है कंटीजेंसी फंडिंग प्लान का, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बैंक के खुद के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की. सुपरवाइजर जो है वो बैंक के प्रोसेस को रिव्यू करता है लेकिन अप्रूवल कंडक्ट नहीं करता है. सो ऑप्शन डी इज नॉट द करेक्ट आंसर. Now, next question is number 18. A bank analyst is calculating the value of temporary assets for a liquidity report. The list includes cash, excess CRR, balances with banks, investments up to 1 year. Which of the following items must also be included to complete the calculation as per the definition? तो बैंक एनालिस्ट जो है वो कैलकुलेट कर रहा है टेम्पररी एसेट्स की वैल्यू को एंड लिस्ट में क्या क्या चीजें शामिल है? कैश है, एक्सेस सीआरआर है, बैलेंस विद बैंक है, इन्वेस्टमेंट अप टू 1 ईयर है. कौन सी आइटम्स इसके अलावा और ऐड की जाएंगी ताकि कैलकुलेशन जो कंप्लीट हो जाए डेफिनेशन के हिसाब से? द बैंक्स नेटवर्थ एंड ऑल द फिक्स्ड एसेट्स. देखो नेटवर्थ जो होती है वो किसका पार्ट बनती है? वो कोर डिपॉजिट्स का पार्ट बनती है. net worth is a part related to the core deposits. वो core deposits का part बनेगी, right? With all the fixed assets. And जो fixed assets हैं वो क्या होते हैं? Those are illiquid assets. ये तो illiquid asset होते हैं, right? ये temporary asset का तो बिल्कुल opposite है. तो option A तो कहीं पर भी आंसर नहीं है. If we look at the option B, बिल परचेज डिस्काउंटेड अप टू 1 ईयर एंड स्वैप फंड्स. सो डेफिनेटली टेम्परेरी एसेट्स में आपके पास कैश भी आता है, एक्सेस जो सीआरआर बैलेंस है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास वो भी आता है, जो आपके बैलेंसेस है अदर बैंक्स के साथ वो भी रहेंगे, जो आपने बिल परचेज किए डिस्काउंट किए अप टू 1 ईयर वो भी शामिल रहते हैं, जो कोई इन्वेस्टमेंट करिए अप टू 1 ईयर वो भी शामिल रहती है, स्वैप फंड्स जो अप टू 1 ईयर है वो भी शामिल रहते हैं. सो एब्सोल्युटली ऑप्शन बी में जो एलिमेंट्स बताए गए हैं वो आपका पार्ट बनते हैं किसका? पर्टिकुलरली दिस इसका पार्ट बनते हैं. सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर. Option C, it says that all the deposits and borrowings with maturity of up to 1 year, right? देखो if we look at the option C, जो basically ये component है ना, ये volatile liabilities के component है. Deposits, borrowings, right? ये basically किसके component है? These are the components of the volatile liabilities. Volatile liability के component है. And for the option D, the full outstanding value of letter of credit and other contingent credit, ये भी आपके volatile liability के component है. ये भी volatile liability के component है. So I'm writing VL over here. So option B जो है that is a correct answer. क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं. अमंग द पोटेंशियल लिक्विडिटी रिस्क ड्राइवर्स द गाइडलाइंस डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स. Which of the following is a primary example of the external banking factor that could trigger a liquidity crisis? तो पोटेंशियल लिक्विडिटी रिस्क ड्राइवर्स हैं एंड जो डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन द इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स. अब इसमें से कौन सा प्राइमरी एग्जांपल है एक्सटर्नल बैंकिंग फैक्टर का जो लिक्विडिटी क्राइसिस लेकर के आ सकता है? ऑप्शन सी, ऑप्शन 8 सेज द बैंक्स रैपिड एसेट एक्सपेंशन, rapid asset expansion exceeding the available funds of the on the liability. देखो if we look at the option A कि rapid asset expansion हो रही है, right? ये क्या है? This is the internal factor. ये इंटरनल फैक्टर है. आई एम राइटिंग इंटरनल ओवर, सो दिस इज नॉट द आंसर बिकॉज हमें बताना है एक्सटर्नल फैक्टर. ठीक है. ऑप्शन बी सेज हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिपॉजिट्स इन शॉर्ट टर्म टेनर. तो ये भी एक इंटरनल फैक्टर है. अगेन दिस इज इंटरनल फैक्टर. एंड ऑप्शन सी सडन एंड मासिव लिक्विडिटी विड्रॉल्स फ्रॉम डिपॉजिटर्स. अब जो विड्रॉल हुआ है, सडन विड्रॉल हुआ है डिपॉजिटर्स की वजह से, वो एक एक्सटर्नल बैंकिंग फैक्टर है. यानी कि आउटसाइड फोर्सेस की वजह से हुआ है, मार्केट सेंटीमेंट की वजह से हुआ है. सो दैट्स एन एक्सटर्नल फैक्टर. सो ये हमारा आंसर रहने वाला है बिकॉज दिस इज एक्सटर्नल फैक्टर. ये एक्सटर्नल फैक्टर है, राइट? सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. ऑप्शन डी, इट सेज the bank having a significant negative gap in the maturity dates of its assets and liabilities, again internal factor. ये भी एक इंटरनल फैक्टर है. सो ऑप्शन डी इज आल्सो नॉट करेक्ट.
क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं. इट सेज प्रिंसिपल 13 ऑफ द BCBS फ्रेमवर्क एम्फेसिस द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक डिस्क्लोजर्स. What is the primary purpose of requiring a bank publicly disclose information on regular basis to allow the bank to advertise its most profitable products and attract new customers? देखो, आप इन्वेस्टर कम्युनिकेशन करते हो वो काफी जरूरी है, लेकिन जो पर्पस रहता है लिक्विडिटी डिस्क्लोजर का वो बेसिकली रहता है कि आपने रिस्क को जजमेंट करना है, अर्निंग फोरकास्ट से रिलेटेड नहीं होता है. सो यहां पर इफ वी टॉक अबाउट पर्टिकुलरली ऑप्शन ए के बारे में बात कर रहे हैं, तो पब्लिक डिस्क्लोजर जो रिस्क मैनेजमेंट का है वो ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड होता है. दैट्स बेसिकली रिलेटेड टू रिस्क असेसमेंट, मार्केटिंग पर्पस के लिए नहीं होता है. सो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट. Option B, it says to enable market participants to make informed judgment about the bank's liquidity risk profile. Absolutely correct. ट्रांसपेरेंसी का मतलब यही होता है ना कि इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए पर्संस, राइट? उसी से रिलेटेड होता है. सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी जो है दैट्स एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी, टू प्रोवाइड अ चैनल फॉर द बैंक टू कम्युनिकेट इट्स क्वार्टरली अर्निंग. देखो, क्वार्टरली अर्निंग को फोरकास्ट करने का नहीं है तरीका ये. नॉट अ करेक्ट आंसर, राइट? ऑप्शन डी, टू सेटिस्फाई लीगल रिक्वायरमेंट विदाउट नेसेसरी लिविंग एनी सब्सटेंसिव डिटेल्स अबाउट रिस्क. उसके बारे में नहीं है, ठीक है? प्रिंसिपल बेसिकली इंप्लाई करता है मीनिंगफुल डिस्क्लोजर्स के बारे में. जस्ट चेकिंग द बॉक्स नहीं है. जो गोल है वो बेसिकली रिलेटेड रहता है कि इनफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो इन्फॉर्म्ड जजमेंट लेने के लिए. सो ऑप्शन डी इज आल्सो नॉट द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 21. A bank's risk department is calculating core deposits to assess funding stability. तो बैंक का जो रिस्क डिपार्टमेंट है वो कैलकुलेट कर रहा है कोर डिपॉजिट को, ताकि फंडिंग स्टेबिलिटी को फाइंड आउट कर पाए. अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक डेफिनेशन प्रोवाइडेड इन द गाइडलाइंस, विच कंपोनेंट्स मस्ट बी समड अप टू अराइव एट द करेक्ट फिगर. ठीक है, तो अगर हम स्पेसिफिक डेफिनेशंस की बात करें तो कौन से कंपोनेंट्स को सम अप किया जाता है ताकि करेक्ट फिगर हमारे पास आ जाए रिलेटेड टू कोर डिपॉजिट्स. All CASA deposits regardless of maturity plus bank's total temporary assets. All deposits with maturity of up to 1 year, over 1 year plus bank's total net worth. Option C, only term deposits with maturity greater than 3 years as these are most stable. Option D, all deposits and borrowings from the central bank plus shareholders equity. Which one is going to be the correct answer? If we look at the option A, right, तो कासा डिपॉजिट्स बेसिकली इंक्लूड रहता है, ठीक है? जबकि वेयर ओनली दोज अबव 1 year आर कंसीडर्ड कोर. जो अबव 1 year होते हैं सिर्फ उनको कोर कंसीडर किया जाता है. टेम्परेरी एसेट्स आर बेसिकली वो एसेट्स जो कोर डिपॉजिट्स का कंपोनेंट नहीं होते हैं. तो इसमें आपने कासा को ऐड किया विच इज नॉट द पार्ट ऑफ इट. सो बेसिकली सो दिस इज गोइंग टू बी द इनकरेक्ट आंसर. तो ये आपके पास इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा. ऑप्शन ए इज नॉट गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर इन दिस रिगार्ड. क्लियर है चीज? Now, if we look at the option B, if we simply look at the option B, तो option B में आपके पास क्या चीजें अवेलेबल है? Option B, it says all deposits with maturity of over 1 year. 1 साल से ज्यादा का है. देखो, बेसिकली कोर डिपॉजिट डेफिनेशन यही होती है कि सभी के सभी डिपॉजिट्स जिसमें कासा शामिल रहेगा अब 1 year जो रहेगा, ठीक है? जैसे हम रिपोर्ट करते हैं स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी स्टेटमेंट में प्लस नेटवर्थ जो होती है, दैट इज द करेक्ट डेफिनेशन रिलेटेड टू द कोर डिपॉजिट्स. तो कोर डिपॉजिट्स में आपके पास यहां पर देखो ऑप्शन ए में कहा गया था कि टेम्परेरी एसेट्स भी होते हैं विच आर नॉट द पार्ट ऑफ इट. तो टेम्परेरी एसेट्स तो पार्ट होते ही नहीं है कोर एसेट्स का, राइट? तो इस वजह से ऑप्शन ए तो गलत हो गया था. ऑप्शन बी में आपको कहा गया कि मेच्योरिटी ऑफ एसेट्स जिनकी 1 साल तक की है, ओवर 1 year है, नॉट 1 साल तक की, ओवर 1 year है, जिसमें कासा भी शामिल रहेगा एंड फर्दर साथ के साथ नेटवर्क शामिल रहेगी. दैट इज अ पार्ट ऑफ इट. सो दोनों ही कंपोनेंट है यहाँ पर. सो दैट्स द करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, राइट? एंड फर्दर इसके अलावा देखो आपको डेफिनेशंस क्लियर होनी बहुत जरूरी है. डेफिनेशंस क्लियर होनी बहुत जरूरी है. लेट मी टेल यू अबाउट द डेफिनेशंस. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वॉलेटाइल लायबिलिटी के बारे में बताता हूँ. दैट इज अबाउट द वॉलेटाइल लायबिलिटी, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली. वॉलेटाइल लायबिलिटी में सबसे पहले आते हैं आपके पास डिपॉजिट्स. जो कोई भी डिपॉजिट्स थे प्लस जो कोई भी बोरोइंग्स थी. डिपॉजिट्स हो गए, बोरिंग्स हो गए, जो आपके बिल्स पेएबल हैं अप टू 1 year, ये आपकी लायबिलिटी है. वॉलेटाइल लायबिलिटी यानी कि जो चेंज होती रहती है उसके बारे में. एंड इसके अलावा इफ यू आर हैविंग लेटर ऑफ क्रेडिट विच इज आउटस्टैंडिंग, तो ये भी आपकी वॉलेटाइल लायबिलिटी है. फर्दर इफ वी लुक एट द कंपोनेंट वाइज सीसीएफ,
क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर को देखते हैं, राइट? तो वो भी बेसिकली आपके पास इसका पार्ट बनता है। अगर स्वैप फंड्स हैं अप टू 1 ईयर, ये भी हमने पढ़ा था ना, लायबिलिटी का पार्ट था, वोलेटाइल लायबिलिटी। स्वैप फंड्स अप टू 1 ईयर, ये भी वोलेटाइल लायबिलिटी का पार्ट है। इसके अलावा जो आपके पास कासा है, जो पेबल है विद इन 1 ईयर, क्योंकि अबव 1 ईयर आपका पार्ट बनेगा कोर डिपॉजिट का, बट कासा जो अप टू 1 ईयर है वॉलेटिलिटी के हिसाब से, वो पार्ट बनेगा आपका वॉलेटाइल लायबिलिटीज का। इसके अलावा इफ यू हैव बोरोड द फंड्स फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फंड्स बोरोड फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई से बोरो कर रखे हैं आपने जो फंड्स, और इंस्टीट्यूशन से जो बोरो कर रखे हैं, वो आपकी वॉलेटाइल लायबिलिटी का पार्ट है। अच्छा, एक और कंपोनेंट होता है दैट्स बेसिकली रिलेटेड टू टेम्परेरी एसेट्स, टेम्परेरी एसेट्स। सो टेम्परेरी एसेट्स में व्हाट्सएवर द कैश वी आर हैविंग, जो कोई भी एक्सेस सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो आपने मेंटेन की हुई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, या फिर जो इंटर बैंक बैलेंस है, यानी कि बैंक बैलेंसेस हैं आपके, वो हो जाएंगे। प्लस जो आपने बिल परचेज किए हैं या जो बिल डिस्काउंट किए अप टू 1 ईयर, वो पार्ट हो जाएंगे। प्लस आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट्स आपने किए अप टू 1 ईयर, ये सभी पार्ट आपके अप टू 1 ईयर के हैं, अप टू 1 ईयर, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट टेम्परेरी एसेट्स। प्लस जो आपके स्वैप फंड्स है, जो आपके स्वैप फंड्स है अप टू 1 ईयर, सेल और बाय हैं अप टू 1 ईयर, ये सभी आपका किसका पार्ट बनेंगे? टेम्परेरी एसेट्स का पार्ट बनेंगे। देन वी आर हैविंग द टेम्परेरी अर्निंग एसेट्स, सॉरी नॉट टेम्परेरी, तो बात होगी हमारी, इट्स अबाउट द अर्निंग एसेट्स। अर्निंग एसेट में क्या क्या चीज आती हैं? अगर मैं अपने टोटल एसेट्स में से सब्ट्रैक्ट कर दूं फिक्स्ड एसेट्स को, प्लस जो मेरे बैलेंस पड़ा करंट अकाउंट में विद अदर बैंक्स, बैलेंस इन करेंट अकाउंट विद अदर बैंक्स, वो कर दूं, एंड अदर बैंक्स अदर एसेट्स जिसमें लीजिंग शामिल नहीं करनी है, इनटेंजिबल एसेट्स हो गए, अदर एसेट्स हो गए एक्सक्लूडिंग द लीजिंग, अगर ये कैलकुलेट कर लूं तो आई बी हैविंग द अर्निंग एसेट्स, तो मेरे पास ये अर्निंग एसेट्स बन जाएंगे, राइट? एंड कोर डिपॉजिट में यू आर हैविंग ऑल द डिपॉजिट जिसमें कासा शामिल रहेगा अबव 1 ईयर, राइट? एंड नेटवर्थ रहेगी, दैट विल बी योर कोर डिपॉजिट, वो आपके कोर डिपॉजिट का पार्ट बनेगा। सो अकॉर्डिंगली यहां पर आंसर जो था क्वेश्चन नंबर 21 का, दैट इज ऑप्शन बी। नाउ लेट्स जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 22nd। A bank's management information system for liquidity risk must be comprehensive. A detailed liquidity risk report generated by this MIS should provide management with sufficient detail to assess sensitivity. Which of the following elements would be a critical component for such a report? Right? तो कौन सा एलिमेंट काफी इंपॉर्टेंट है इस रिपोर्ट के लिए? राइट? अ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग स्केड्यूल्स फॉर द ट्रेजरी डिपार्टमेंट। देखो एम्प्लॉय ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट होती है लेकिन वो ऑपरेशनल डिटेल है, कोई प्राइमरी कंपोनेंट नहीं है लिक्विडिटी रिस्क रिपोर्ट का फॉर द सीनियर मैनेजमेंट। सो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। इफ वी लुक एट द ऑप्शन बी, डिटेल्ड मार्केटिंग एनालिटिक्स फॉर न्यू डिपॉजिट गैदरिंग कैंपेन्स, इफ वी लुक एट मार्केटिंग, आपके डिटेल मार्केटिंग एनालिटिक्स है फॉर न्यू डिपॉजिट गैदरिंग कैंपेन्स। सो देखो मार्केटिंग एनालिटिक्स जो होते हैं वो बिजनेस जनरेशन से रिलेटेड होते हैं, कोई डायरेक्ट मेजरमेंट या फिर मॉनिटरिंग नहीं रखते वो रिस्क प्रोफाइल से रिलेटेड। सो दैट इज आल्सो नॉट करेक्ट। मार्केटिंग एनालिटिक्स, राइट, वो किससे रिलेटेड होते हैं? वो बेसिकली बिजनेस जनरेशन से रिलेटेड होते हैं, राइट? लिक्विडिटी से रिलेटेड नहीं होते हैं, लिक्विडिटी रिस्क प्रोफाइल से रिलेटेड नहीं है, इसलिए माइनस की है। कैश फ्लो प्रोजेक्शंस, स्टेटस ऑफ कंटिजेंसी फंडिंग सोर्सेज, रिजल्ट्स ऑफ स्ट्रेस टेस्ट। सो डेफिनेटली ये तो इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज करने के लिए। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 22nd। क्वेश्चन नंबर 23rd, विद इन द बैंक्स गवर्नेंस स्ट्रक्चर। अच्छा, यहां पर ना हम गवर्नेंस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? तो मैं आपको एक बार गवर्नेंस स्ट्रक्चर का पूरा बता देता हूं कि क्या क्या चीजें शामिल होती हैं एंड कौन कौन सी इसमें पार्टीज हैं। सो वी आर हैविंग द मल्टीपल टीयर। सबसे पहले आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आई एम राइटिंग #1 क्योंकि टॉप पर है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहती है मैनेजमेंट करने की लिक्विडिटी रिस्क जिसमें शामिल रहेगा, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रहती है। यानी कि स्ट्रेटेजी, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स को डिफाइन करना है, बनाना है, उनको बेसिकली डिसाइड करना है, वो सारा काम किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है। सेकंड जो है इट्स रिलेटेड टू द RMC, दैट इज अ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी।
रिस्क मैनेजमेंट कमेटी जो है वो किसको रिपोर्ट करती है? बोर्ड को रिपोर्ट करती है, एंड इसमें सीईओ सीएमडी शामिल रहेंगे, एंड फर्दर ये ओवरऑल रिस्क को इवेल्युएट करते हैं, राइट। एंड फिर थर्ड नंबर पर वी आर हैविंग द एल्को, दैट इज एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी। इसमें बैंक की टॉप मैनेजमेंट होती है, एंड फर्दर वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि अधेरेंस चेक करनी है कि रिस्क टॉलरेंस लिमिट्स को अधेर किया जा रहा है जो बोर्ड ने सेट करी थी, एंड ये लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी भी बनाती है। एंड फर्दर फोर्थ पॉइंट पर वी आर हैविंग द एएलएम सपोर्ट ग्रुप, वी आर हैविंग द एएलएम सपोर्ट ग्रुप। इसमें आपका ऑपरेटिंग स्टाफ होता है, वी आर हैविंग द ऑपरेटिंग स्टाफ जो कि रिस्पॉन्सिबल रहेगा कि उन्होंने एनालाइजिंग करना है, रिपोर्टिंग करनी है, मॉनिटरिंग करनी है लिक्विडिटी रिस्क प्रोफाइल को, जो कि किसको करेंगे? रिपोर्टिंग टू द एल्को, एल्को को रिपोर्टिंग करेंगे ये, ठीक है। एंड फर्दर एल्को जो है वो बोर्ड के द्वारा जो लिमिट सेट की गई है उनके हिसाब से उनको अधेरेंस करवाता है चीजों को, राइट। सो ये पार्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा जो एएलएम सपोर्ट ग्रुप है ये फोरकास्ट भी प्रिपेयर करते हैं, दे आल्सो डू प्रिपेयर द फोरकास्ट, सिमुलेशंस भी करते हैं, एंड फर्दर जो भी रिकमेंडेड एक्शंस हैं वो भी प्लान करते हैं जो कि लेना पड़ेगा बैंक के इंटरनल लिमिट को लेकर के, राइट। सो दोस ऑल थिंग्स आर बीइंग डन बाय इट। नाउ लेट्स जंप टू द क्वेश्चन। So it says within the bank's governance structure, the Asset Liability Management Committee plays a pivotal hands-on role. What is the primary responsibility assigned to the ALCO? क्या responsibility है ALCO की? To have the overall ultimate responsibility, वो तो board of directors का काम है. This is related to the board of directors, right? तो ये तो नहीं है. Option B, to conduct detailed data analysis, run simulation, ये किसका काम है? ALM support group का काम है. दिस इज रिलेटेड टू द एएलएम सपोर्ट ग्रुप। अभी आपको बताया ना सिमुलेशन करने का काम है इनका, तो ये एएलएम सपोर्ट ग्रुप का काम होता है, राइट। ऑप्शन सी, टू एंश्योर अधेरेंस टू द रिस्क टॉलरेंस सेट बाय द बोर्ड एंड टू इंप्लीमेंट द बैंक्स लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। ऑप्शन सी, एब्सोल्युटली दिस इज रिलेटेड टू एल्को, कि इंश्योर करना कि रिस्क टॉलरेंस लिमिट जो बोर्ड के द्वारा सेट की गई है उनके साथ अधेरेंस हो रही है, एंड साथ के साथ जो लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी होती है बैंक की उसको इंप्लीमेंट करने का काम किसका रहता है? एल्को का रहता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ऑप्शन डी, to evaluate the total aggregate risk faced by the bank including credit and market risk and report this evaluation to the board। ये आपका आरएमसी का काम है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का काम है। आरएमसी रिपोर्ट करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, सो दैट इज रिलेटेड टू आरएमसी, वो भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, a bank's management team is debating the key considerations they must address while structuring their liquidity risk management framework. Which of the following represents one of the fundamental issues while managing liquidity as outlined in the guidelines? तो बैंक की मैनेजमेंट टीम जो है वो डिबेट कर रही है की कंसीडरेशंस को जिनको एड्रेस करना चाहिए जब वो अपने लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को स्ट्रक्चर कर रहे हैं। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटिंग वन ऑफ द फंडामेंटल इश्यूज, ठीक है, जो बेसिकली लिक्विडिटी को मैनेज करते हुए आउटलाइन करना जरूरी है। द सिलेक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर वेंडर फॉर द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखो चॉइस ऑफ सॉफ्टवेयर वेंडर वो टेक्निकल है, ऑपरेशनल डिसीजन है, वो हाई लेवल स्ट्रेटेजिक इशू नहीं है, हाई लेवल स्ट्रेटेजिक इशू नहीं है, ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। The availability, accessibility and the cost of liquidity from various sources, definitely availability, accessibility and cost of liquidity जो होती है वो की इशू है जब हम लिक्विडिटी को मैनेज करते हैं, एंड ये कोर स्ट्रेटेजिक इशू है जिसको मैनेजमेंट को कॉन्स्टेंटली इवेल्युएट करना पड़ता है, राइट। सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी, टू द डिटर्मिनेशन ऑफ द एनुअल बोनस पूल फॉर द बैंक्स ट्रेडर। देखो ट्रेडर्स बोनसेस जो होते हैं कंपनसेशन इशू है, वो कोई फंडामेंटल लिक्विडिटी मैनेजमेंट इशू नहीं है, सो वो भी आंसर नहीं है। ऑप्शन डी, इट सेज दैट द पब्लिक रिलेशंस स्ट्रेटजी फॉर अनाउंसिंग क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स, जो पब्लिक रिलेशन स्ट्रेटजी है वो कम्युनिकेशन फंक्शन है, वो कोई कोर रिस्क मैनेजमेंट इशू नहीं है। सो ऑप्शन डी इज नॉट द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, a bank is calculating ratio of temporary assets to the volatile liabilities which has industry average of 60%. Bank result is 0.5%, that is 50%. How should the risk management team interpret this finding? इस interpretation को किस तरह से जो risk management team है कैसे देखेगी? The bank is perfectly aligned with the industry and faces no significant liquidity risk. देखो देखो बेसिकली हम है तो एवरेज के आसपास ही, वो 60% है इंडस्ट्री एवरेज एंड हमारी जो है वो 50% है। एंड अगर आप बिलो 1 भी रहते हो, बेसिकली दैट्स बेसिकली की इंडिकेटर ऑफ द पोटेंशियल रिस्क। सो इतना भी नहीं है कि बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है इस पोजीशन का, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। सो दैट्स नॉट द केस। ऑप्शन बी को देखते हैं। द बैंक इज होल्डिंग टू मेनी लिक्विड एसेट्स
टू मेनी लिक्विड एसेट्स विच इज लाइकली हार्मिंग इट्स प्रॉफिटेबिलिटी। देखो अगर रेशियो आपके पास कम होती है, दैट इज टेम्परेरी एसेट्स, आपके पास रेशियो कौन सी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द टेम्परेरी एसेट्स डिवाइडेड बाय द वॉलेटाइल लायबिलिटी, divided by the volatile liability we are talking about. So देखो temporary assets to volatile liability we are talking about, and volatile liability के component क्या बताए थे मैंने आपको, what were the different components of the volatile liability? जो डिपॉजिट्स थे, बोरोइंग्स थे, लेटर ऑफ क्रेडिट, कंपोनेंट ऑफ सीसीएफ, बोरोइंग्स जो आरबीआई से करी हैं, वो सभी वॉलेटाइल लायबिलिटी है। लायबिलिटी यानी कि जिनको पे ऑफ करना है, वापस करना है। जो डिपॉजिट आपके पास जो 1 साल में पेएबल है वो भी पार्ट बनेगा, यानी कि कासा अप टू 1 ईयर वो भी इसका पार्ट बनेगा, राइट? वो आपकी वॉलेटाइल लायबिलिटी है। एंड टेम्परेरी एसेट्स क्या होते हैं? जो कैश है, एक्सेस सीआरआर बैलेंस है विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो के टेम्परेरी एसेट्स है। एंड अगर आपके पास ये रेशियो कम है, सो बेसिकली इट इंडिकेट्स ये रेशियो ज्यादा होनी अच्छी है। रेशियो ज्यादा होनी अच्छी है, ज्यादा होने का मतलब होता है कि आप अपनी टेम्परेरी ऑब्लिगेशंस को, जो वोलेटाइल लायबिलिटीज है, उनको पे ऑफ कर सकते हो। लेकिन अगर रेशियो कम है, दैट्स नॉट अ गुड साइन, वो तो अच्छा साइन नहीं है ना, राइट? वो तो अच्छा साइन नहीं है। सो डेफिनेटली बैंक इज होल्डिंग, नॉट होल्डिंग टू लिक्विड एसेट्स, बैंक ऑपोजिट कंडीशन है, राइट? तो हमारे पास एक्सेस है ही नहीं है, ऑप्शन ए बी इज आल्सो नॉट करेक्ट। ऑप्शन सी इट सेज द बैंक हैज अ स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी कुशन। स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी कुशन कहां से हो गया? टेम्परेरी एसेट्स तो है ही नहीं प्रॉपर। अगर हमारे पास टेम्परेरी एसेट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू वोलेटाइल लायबिलिटीज होते तो ये रेशियो 1 के इक्वल होती। द बैंक हैज अ पोटेंशियल लिक्विडिटी प्रॉब्लम बिकॉज द रेशियो इज लेस देन 1, इंडिकेटिंग लिक्विड एसेट्स डू नॉट फुली कवर द वोलेटाइल फंड्स। एब्सोल्युटली करेक्ट है भाई, हमारे पास प्रॉब्लम चल रही है ये वाली, ये प्रॉब्लम है यहाँ पर सिस्टम में इस टाइम पर की दिक्कत आ रही है, राइट? So that is going to be the correct answer. Option D is going to be the correct answer. Right? So that will be all related to this video. I hope कि ये वीडियो पसंद आई होगी आपको एंड आपने कंटेंट सीखा होगा इस वीडियो को। अगर कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो वी आर गोइंग टू हैव द डाउट सेशन वेरी सून। एंड मोर ओवर हमारी एप्लीकेशन में कंप्लीट फ्री कोर्स एक अवेलेबल होने वाला है वीडियो क्वेश्चन से रिलेटेड, जिसमें हम मॉड्यूल वाइज क्वेश्चंस को अपलोड कर रहे हैं, साथ में पीडीएफ फाइल्स भी रहेंगी एंड ये टोटली फ्री है। अभी के अभी आपको मैसेज करना है CIB फ्री क्वेश्चन, वीडियो क्वेश्चंस, एंड उसे व्हाट्सएप कर दीजिए इस नंबर के ऊपर 8360944207 के ऊपर, एंड आई एम गोइंग टू शेयर ईच एंड एवरीथिंग विद यू, राइट? सो दैट विल बी ऑल, थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।